नमस्ते मेरे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे भाइयों, हमारे जिगर के छल्लो। कैसे हो आप प्यारे दोस्त। बहुत जल्द रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा शुरू होने वाली है। गणित से बिल्कुल मत घबराइए मेरे प्यारे भाई, हम मैदान में उतर चुके हैं। हम आपको एग्जाम पेपर करवाने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वही सब सवाल जो डिट्टो डेटा बदल के आपके पेपर में छपने वाले हैं। वो सवाल मैं आपको एग्जाम पेपर की इस सीरीज में करवाने वाला हूं। ये पहला एग्जाम पेपर है, बिल्कुल भौकाली तरीके से। और अब होगी असली एनटीपीसी 12th लेवल की प्रैक्टिस शुरू। भाई गणित के आपके पेपर में 30 सवाल आएंगे। वो 30 के 30 सवाल मुझे पहले से पता है कौन से आने हैं, कि रेलवे के पास लिमिटेड मटेरियल है, उसी में से सवाल जो है वो डालता रहता है हर शिफ्ट में। ठीक है भाई, अगर किसी बच्चे ने ये सारे के सारे एग्जाम पेपर लगा लिए तो भाई साहब उसको कुछ करने की जो है जरूरत ही नहीं है। एक एक सेट से मैं चार चार पांच पांच सवाल डायरेक्टली पेपर में बढ़ा सकता हूं आपके, है ना, क्योंकि मैं इतना जो है रेलवे के पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ चुका हूं। तो जोश में आ जाइए मेहनत से प्यारे भाई, क्योंकि अगर आपको एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है तो गणित और रीजनिंग ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको लगभग 100% स्कोर करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है प्यारे भाई। और मैं आपको बता दूं कि रेलवे कुछ भी नया नहीं पूछने वाला है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे सिलेक्शन वे पे, तो यहां पे प्लेलिस्ट है, रेलवे की सबसे खतरनाक प्लेलिस्ट। हर सिलेक्टेड बच्चा ये वीडियोस देख रहा है। रेलवे एग्जाम्स 2026 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। इस साल रेलवे ने जितने भी पेपर कराए, मैंने हर एक पेपर के बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है सचिन। रेलवे ग्रुप डी सेक्शन कंट्रोलर, जेई टेक्नीशियन, एएलपी, पैरामेडिकल टेक्नीशियन ग्रेड 1, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 300 सवाल भी करा रखे। आप ये सब क्वेश्चन लगा लो, इससे ढेला भार कुछ नहीं आने वाला, है ना। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल यहीं से छपके आने वाले हैं आपके पेपर में, लेकिन लेवल कैसा रहेगा वो मैं आज आपको दिखाऊंगा प्यारे भाई। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से एग्जाम पेपर आपको करवाने वाला हूं आपके एग्जाम एंड होने तक। ठीक है, बहुत क्वालिटी वाले होंगे, डायरेक्टली पेपर में दिखने वाले सवाल होंगे प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई जो मैं एग्जाम शुरू होने से पहले एग्जाम पेपर कराता हूं, जो प्रैक्टिस कराता हूं, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई मैच नहीं। आप जाके वीडियोस देखना, कमेंट्स देखना, आपको पता चलेगा। बच्चे कहते हैं सर इस वीडियो से सीधे 8 सवाल आए, सर इस वीडियो से तो आपने पूरा पेपर फंसा दिया। क्योंकि मुझे पता है कि रेलवे की कितनी हैसियत है, कितने सवाल उसके पास हैं, है ना। और मैं हर एक पेपर के बेस्ट क्वेश्चंस कराता हूं, तो यानी कि मैं आपके होने वाले एग्जाम्स के एक एक सवाल को देखता हूं, तो मैं उस ट्रेंड को पकड़ चुका हूं प्यारे भाई। उसके अनुभव के आधार पर ये एग्जाम पेपर आपको कराऊंगा बेस्ट क्वालिटी लेवल के। ठीक है बच्चों, चलिए तो एक एक करना प्यारे भाई। डेली शाम को एक वीडियो अपलोड होगी। पहले सवाल से शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम लेके गणपति बप्पा, पहला सवाल आपके सामने आता है। यह सवाल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 सीबीटी 1 का है। सेम टू सेम करो जरा, क्या सवाल है प्यारे भाई, है सचिन। 555 प्लस 444 का स्क्वायर प्लस 555 माइनस 444 का स्क्वायर बटे ये। क्या इस सवाल को पढ़ते ही आपका आंसर नहीं आना चाहिए सचिन? दो आना चाहिए कि नहीं भाइयों? आप कहोगे सर ऐसे कैसे, आपने सॉल्व कर रखा है। नहीं भाई, प्यारे भाई ये अलजेब्रा का सीधा फॉर्मूला है कि नहीं भाई। अगर आप ध्यान से देखें तो अलजेब्रा का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर यही चीज है प्यारे बच्चे, है ना। अगर इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहां गुणा में इधर ले आऊं बटे में, तो यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2। ये सेम ही तो है, बस यहां ए की जगह क्या लिख दिया 555 और बी की जगह क्या लिख दिया 400। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? खत्म, है कि नहीं बच्चे बात? आप बोलोगे जी सर शानदार। सवाल नंबर 2, एक एक सवाल चुन चुन के लिया है, यही सब आएगा आपके पेपर में। सवाल नंबर 2 देखिए,
रेलवे एनटीपीसी 12 लेवल का पेपर जितनी शिफ्ट में होगा आधी शिफ्ट में सेम सवाल आना है, सेम टू सेम कह रहा हूं मैं। हितेश को किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 होगा, 6/15 ना इंग्लिश में, वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 पर बेचने से 28% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? सबको सवाल समझ में आया प्यारे भाई? सवाल में आपसे क्या पूछा? लाभ प्रतिशत। लाभ किसको बेस मान के निकाला जाता है दोस्त? सीपी को, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य को। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100%। कोई वस्तु 100% से जितने कम या ज्यादा में बिकती है वही क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। ध्यान सुनिएगा, आप एक वस्तु को किसी दाम में बेचते हो, वह क्या? उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अगर आप किसी वस्तु को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस में ना बेच के सेलिंग प्राइस के 6/15 कीमत पर बेचो तो कितना लॉस होता है? 28%। 6/15 किससे कट गया प्यारे भैया? 3 से। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। यहां क्या आ रहा है? /5। तो /5 देख के मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है भाई? 5 यूनिट। माना एक वस्तु का एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट, ठीक है ना? तो आप एक वस्तु को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के कितने? 2/5 में बेचते हो। तो 5 का 2/5 कितना आएगा? 2। सेलिंग प्राइस मैंने 5 यूनिट मान लिया, 5 यूनिट का 2/5 कितना आएगा? 2। आप एक सामान को 2 यूनिट में बेचते हो, बेचने से क्या होता है? आपको 28% लॉस होता है। 100% पे अगर आपको 28% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 100 में से 28 घटाइए, 72% में बिका कि नहीं? यानी कि समान लागत मूल्य के 72% में बिका। सवाल यह है कि अगर उसे एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 89% पर बेचा जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा? एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है? 5। तो 5 का 89% कितना आएगा प्यारे भाई? ये बताइए। 5 अट्टे 40, 5 राम 45, ये आएगा 4.45, 445/100। अगर आप इस सामान को 4.45 यूनिट में बेचा जाए तो ये बताओ सामान कितने में बिकेगा? बस यही निकालना है कि नहीं सचिन? अगर 2 की वैल्यू 72% है, कितने गुना? 36 गुना। तो क्या ये भी 36 गुना नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ, कोई समस्या? 36 का 4 गुना कितना होता है? 36 चौका 100। 36 का 0.45 गुना, या पहले आप क्या निकालेंगे? 36 का 45 गुना। कितना आएगा भाई 36 का 45 गुना? बताइए। 1440 और 180, 1620। 36 की अगर आप 0.45 में गुणा करेंगे तो 16.2 हो जाएगा। 144 में 16.2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 160.2%। यानी कि अगर आप इस सामान को सेलिंग प्राइस के एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 89% में बेचोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 160.2% में। 100% के सीपी का सामान 160.2% में बिका, तो 60.2% एक्स्ट्रा में जो बिका है वही क्या है? आपका लाभ है। ऑप्शन नंबर सी। ये तरीका है ऐसे सवालों को करने का बेस्ट मेथड प्यारे भाई, है ना? ये तो फिर भी बहुत अच्छे डेटा का सवाल है, बहुत आसान डेटा भी आता है, ऐसे ही हो जाता खटाक से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए सवाल नंबर 3, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भाई। एक सेल के दौरान 40% माल 44% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। बचे माल का 25%, बचे माल का 25% सामान 29% लाभ पर बेचा जाता है। बचे माल को 39% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है, सारे सामान पे मिला के कुल लाभ कितना है? x% है। सवाल में आपसे क्या पूछा? x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि सारे सामान पर कुल मिलाकर आपको कितने % का लाभ हुआ, ये आपसे पूछा है कि नहीं सचिन? आंसर आपको परसेंटेज में बताना है। इस सवाल में क्या है कि आप सामान का अलग अलग हिस्सा, अलग अलग लाभ या हानि प्रतिशत पर बेच रहे हो। ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया कि माना आपके पास 100 रुपए का सामान है। कितने रुपए का सामान है? 100 रुपए का। क्योंकि 100 रुपए पर जो भी आंसर आएगा सीधा परसेंटेज में आएगा, है ना? मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का सामान है, तो 100 का 40% कितना होता है? 40। 100 रुपए का 40% होता है 40।
₹40 का सामान आपने बेचा 44% प्रॉफिट पर। 44% प्रॉफिट मतलब 44% की वैल्यू क्या होगी? 44/100.44। तो ₹40 के सामान पे इतना प्रॉफिट हुआ। 100 में से आपने 40 का सामान बेच दिया तो बचा कितना? 60। 100 में से 40 का सामान बेच दिया, बचा 60। 60 का 25% कितना होता है? 60 का 25% कितना होता है? 15। 15 का सामान आपने बेचा कितना? 29% प्रॉफिट पे। तो 15 पे 29% का लाभ हुआ। 29% का मतलब 0.29। 15 के सामान पे इतना प्रॉफिट हुआ, बचा कितना? भाई 60 का 25% आपने 15 का सामान बेच दिया तो बचा कितना? 45। 45 का सामान बच्चों आपने बेचा कितना? बचा माल है ₹45 का। 45 का सामान आपने बेचा 39% लॉस पर। लॉस मतलब माइनस। 45 का 39%, 39% यानी कि 0.39 आपका लॉस है, ये माइनस होगा प्यारे बच्चों, और ये प्लस है कि नहीं? यानी कि सारे सामान पर मिलाकर आपको इतना प्रॉफिट हुआ है कि नहीं? बताओ कोई समस्या? अब ये अगर आप कैलकुलेशन करने लगो तो ये बहुत टफ है। ठीक भैया, तो फिर क्या कर लेते हैं सचिन? ऑप्शन से क्या लगा लेते हैं यहां पे हम? डिजिटल सम। डिजिटल सम से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप बताइए, 4 4 8, 8 चौक 32, 32 का अंकों का योग 5। ये देखिए 1 और 5 6, ये 9 कट गया 2, 6 दूनी 12 का मतलब 3, माइनस ये बताइए 45 आने की 9, डिजिटल सम 0, तो 5 प्लस 3 8। तो जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम क्या होगा? 8 होगा। 4 प्लस 4 8 है, 7 5 12, 3 हो गया, 1 5 6 हो गया, ये भी 1 5 6 हो गया, खत्म। यानी कि एक ही सवाल का आंसर है कौन सा? ए। एक ही ऑप्शन ऐसा जिसका डिजिटल सम 8 है, ऑप्शन नंबर ए, यही करेक्ट है कि नहीं? बढ़िया सवाल। जितना बढ़िया ये सवाल है उससे कहीं ज्यादा बढ़िया करने का तरीका है। कभी भी कोई सवाल आए हमेशा ऐसे ही करना और डिजिटल सम ही निकालना, ठीक है ना? बेहतरीन टेक्निक है। बताइए, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किसी वार्षिक दर से 9 साल में खुद की 5 गुनी हो जाएगी। किस ब्याज की दर से कोई धनराशि 9 साल में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? सवाल है। 5 गुनी होने का मतलब कोई धनराशि 5 गुनी हो गई। 5 गुना होने का मतलब है कि ₹1 इन्वेस्ट किया तो ₹5 बन गए। ₹1 इन्वेस्ट किया तो ₹5 बन गए। आपको ब्याज कितना मिला? 4 गुना। 4 गुना का मतलब परसेंटेज में 400%। आपको 400% ब्याज मिला कितने साल में? 9 साल में। 400% ब्याज अगर 9 साल में मिला तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 400 बटे, और 400 बटे 9 कितना होता है? 44:4/9%। खत्म। इससे आसान तरीका नहीं भैया। ऐसे ही आपको सवाल करने हैं, बिल्कुल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया। जो सवाल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया है उसको एनटीपीसी 12th लेवल में आने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? आधा पेपर सेम टू सेम ग्रेजुएट लेवल का ही 12th लेवल में रिपीट होगा, आधा। चलिए, सवाल नंबर 5। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% लॉस पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह सदोष तुला का उपयोग करके 70% का लाभ अर्जित करता है। वो गलत तराजू इस्तेमाल कर रहा है भाई, गड़बड़ कर रहा है सामान तोलने में। कितना प्रॉफिट कमाता है? 70% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम की जगह पर वो कितना वास्तविक वजन का उपयोग करता है? 1 केजी की जगह एक्चुअली में वो कितना वजन अपने कस्टमर्स को दे रहा है? ये ना सचिन, बताओ। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को 25% लॉस पर बेचने का दावा कर रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। 1/4 यानी कि ₹4 का सामान कितने में बेच रहा है? ₹3 में। तो 25% लॉस पे सामान बेच रहा है तो लॉस होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी 70% का क्या कमा रहा है? लाभ। क्यों कमा रहा है 70% का लाभ? वजन में बेईमानी करके। अगर कोई कस्टमर 1 किलो चावल मांगता है तो 1 किलो नहीं देता, 1 किलो से कम देता है, वही आपको निकालना है। भाई कुल प्रॉफिट क्या होगा इन दोनों का? सक्सेसिव। हमें नहीं पता कि जो है दुकानदार कस्टमर को कितने ग्राम सामान दे रहा है, लेकिन पैसा कितने का ले रहा है? 1 किलोग्राम का। 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम का, ये ना बच्चे, 1000 ग्राम का। यानी कि दुकानदार कस्टमर को 1000 ग्राम से कम सामान देके 1 किलो का पूरा पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का। यानी कि प्रॉफिट क्या है इन दोनों का?
सक्सेसिव, सीधी सीधी गुणा। और कुल प्रॉफिट कितना बनना चाहिए प्यारे बच्चों? 70%। 70% प्रॉफिट का मतलब है फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। अगर 70% प्रॉफिट है 7/10, तो अल्टीमेटली 10 का सामान कितने में बिका? 17 में बिका प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां देखिए 4 से हमारा 1000 कट गया, कितनी बार सचिन? 250 बार। तो क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है कि 1000 ग्राम की जगह कितना वजन दे रहा है। 250 दिया, 750 और दुसाम कितना हो गया ये? 7,500 और बटे 17, 7,500/17 ग्राम सामान दे रहा है वो एक्चुअली में। ठीक है बच्चों, ऑप्शंस काफी नजदीक हैं, डिवाइड करके दे रखा है तो आप भी डिवाइड कर लेंगे प्यारे बच्चों। क्या जाएगा? 17 चौका 68, 7 जीरो है ना, 7 जीरो, 17 चौका 68, फिर 2 जीरो, 17 एकम, यानी कि 441 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। समझ में ना भाई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारी शिफ्ट में आया था सेम टू सेम। सवाल नंबर 6, एक विद्यार्थी के अंक गलती से 92 की बजाय 44 दर्ज कर दिए गए। जब टीचर रील देख रही थी तो वहां ने एक बालक के नंबर गलती से 92 की जगह कितने चढ़ा दिए? 44 चढ़ा दिए कंप्यूटर में। इसके कारण कक्षा के औसत अंक 4/3 कम हो गए। पूरी क्लास का एवरेज घट गया, कितना घट गया? 4/3। क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितनी है? कितने बालक है क्लास में? एक बच्चे के नंबर गलत चढ़ा दिए तो टोटल में चेंज हो गया, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, आगे क्लास में बच्चों की संख्या। ये सबसे बेस्ट तरीका है भाई। टीचर ने एक बालक के मार्क्स 92 की बजाय 44 दर्ज कर दिए। कितने कम कर दिए? 92 से 44 कितना कम है? 48। टोटल मार्क्स 48 कम हो गए एक बालक के। एवरेज कितना कम हुआ? 4/3। एवरेज 4/3 कम हो गया। क्लास में कितने स्टूडेंट? डिवाइड कर दीजिए। 4 से 48 कितनी बार चला गया? 12 बार। 3 ऊपर, 12 तिया 36। क्लास में स्टूडेंट की संख्या 36। ऑप्शन नंबर सी। आइए बच्चों, सवाल नंबर 7, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 90% और 50% की दो लगातार छूट देकर 225.6 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु के एमआरपी पे दो डिस्काउंट देता है, पहले 90% फिर 50%। कितने में बेचता है? 225.6 रुपए में बेचता है। सवाल यह है कि अगर दुकानदार कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसे 41% का लाभ होगा। अगर दुकानदार सामान को बिना किसी छूट के बेचे तो कितना लाभ होगा? 41%। तो आपसे पूछा है वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो इस सवाल का मतलब समझिए। इस सवाल में जो दूसरी लाइन है वही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, इसका मतलब है कि आप सामान को एमआरपी पे बेचोगे, अंकित मूल्य पर बेचोगे। अंकित मूल्य पर बेचने से, बिना किसी डिस्काउंट पर बेचने से आपको 41% लाभ होता है। इसका मतलब वस्तु का जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य वो उसके कॉस्ट प्राइस से 41% ज्यादा। ये 41% क्या है? मार्कअप परसेंटेज है कि नहीं बच्चों? यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 41% अधिक है। कि अगर आप सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को एमआरपी पे बेचोगे ना। चलिए अब पहली लाइन पे आते हैं। दुकानदार वस्तु के मार्क प्राइस पे पहले 90% डिस्काउंट देता है कि नहीं? 90% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उस प्राइस पे फिर 50% डिस्काउंट देता है और फाइनली सामान को बेचता कितने में प्यारे बच्चों बताइए? 225.6 रुपए में बिकता है। आपसे पूछा वस्तु का लागत मूल्य क्या? क्या ये सक्सेसिव नहीं है सचिन? पहले कॉस्ट प्राइस को 41% बढ़ाया, मार्क प्राइस आया, फिर मार्क प्राइस को 90% और 50% कम किया, फाइनली बेच दिया। आपको फाइनल प्राइस दिया हुआ है, इनिशियल प्राइस या कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। तो ये सवाल सक्सेसिव का है, ये आपको पहचान लेना है। बहुत ही फेमस पैटर्न है कि नहीं बच्चों? चलिए आपको यहां से सीपी निकालना है, सक्सेसिव है। पहले आपने कॉस्ट प्राइस को कितना 41% बढ़ाया, 41% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 141%, यानी कि 141/100। फिर आपने मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद 90% डिस्काउंट दिया तो कीमत कितनी रह जाएगी? घट के 10%, यानी कि 1/10। फिर आपने और 50% डिस्काउंट दिया 1/2, तो कितनी कीमत रह जाएगी? घट के 1/, बराबर कितना आ गया? 225.6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों, काट लो इसको। 141 एकम 141, कितना बचेगा फिर आपका? ये एक छिक्का 6, 1.6 ही जाना चाहिए और कुछ हो ही नहीं सकता, है कि नहीं?
यानी कि सामान का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा प्यारे भाई, बताओ। ये 100 ये 200, ये कितना हो जाएगा 2000। 2000 की इधर 1.6 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2000 की 1.6 में गुणा करेंगे यानी कि 3200 रुपए। तो सामान का जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 3200 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई, मैं केवल यहां पे आपको सवाल नहीं सॉल्व करना सिखा रहा, मैं उस सवाल के पीछे का पूरा आपको लॉजिक बता रहा हूं कि ये ऐसे हो रहा है। वरना तो ऐसे खटखट करते चले जाओ, आपसे पेपर में सवाल बन ही ना तो कोई फायदा है, ठीक है नहीं। आइए सवाल नंबर आपके सामने 8, रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर का सवाल है। बिल्कुल मन में वहम मत रखना कि सर हम तो एनटीपीसी वाले, हम ग्रुप डी के सवाल क्यों लगाएं, ना बाबूजी, सब में सेम सवाल हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 16% कम है। ये वॉशिंग मशीन है प्यारे भाई, और ये क्या है, टीवी। सवाल में बोला है वॉशिंग मशीन का प्राइस टीवी से 16% कम है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं सचिन, 4/25। 4%, 1/25, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 16% कम है, टीवी से, यानी कि टीवी की अगर कीमत 25 है तो 25 से 4 कम। वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी है, 21। ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी के क्या आ गया, प्राइस का रेशियो आ गया, सही बात है। सवाल है वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है, टीवी की कीमत 44% कम हो जाती है। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। एक वॉशिंग मशीन की कीमत क्या होती है भैया, एक वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 44% कम हो जाती है। तो सवाल में आपसे क्या पूछा है, 5 वॉशिंग मशीन प्लस 2 टीवी की कीमत में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। 5 वॉशिंग मशीन प्लस 2 टीवी, ठीक बच्चों। तो जो चीज पूछी है वही निकालेंगे ना। ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी की कीमत का रेशियो है, तो 5 वॉशिंग मशीन की कीमत क्या होगी, 5 से गुणा, कितने टीवी, 2 टीवी। 2 टीवी की कीमत क्या होगी सचिन, 2 से गुणा। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत का रेशियो कितना है, 5 से हमारा 25 चला गया कितनी बार, 5 बार, यानी कि 21 रेशियो, ये 21 रेशियो 10 आ गया। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत का रेशियो हो गया 21 रेशियो 10। आपसे पूछा 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। आप बताओ, यहां कीमत कितनी बढ़ गई, 21 का 80%, यानी कि 1680। यहां टीवी की कीमत कितने कम होगी, 10 का 44%, यानी कि कितना, माइनस का 400। तो 1680 माइनस 440 कितना आ गया, 1680 में से अगर 440 घटाएंगे तो आ जाएगा बच्चों 1240, ये आ जाएगा ना, 1240 आ गया परसेंट। कितने के समान पे बताइए प्यारे बच्चों, कितने के समान पे सचिन, 21 प्लस 10, 21 प्लस 10 31 के समान पे, बटे 31 चौका 124, यानी कि क्या आ गया 40%। और आंसर कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो कीमत बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 40% से, यानी कि डिक्रीज वाले आंसर तो होंगे ही नहीं, ठीक है ना बच्चों। पॉजिटिव आया है तो बढ़िया सवाल है। आइए अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार और ऊंचाई समान है। एक शंकु है और एक बेलन है, एक कोन और एक सिलेंडर, दोनों के बेस की रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है। दोनों का बेस क्या होता है, सर्कल। शंकु और सिलेंडर दोनों का बेस सर्कल है, तो अगर बेस सेम है यानी कि बेस की रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है, ठीक है। सवाल है आधार की त्रिज्या और हाइट का अनुपात 5:12 है, रेडियस और हाइट का रेशियो कितना है, 5:12 है। तो आपसे पूछा है बेलन के टोटल सरफेस एरिया और शंकु के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो ज्ञात कीजिए। सवाल में आपसे सिलेंडर और कोन के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा, ये सचिन, सिलेंडर और कोन के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। तो यहां पे एक सिलेंडर है, एक कोन है, दोनों के बेस के रेडियस और हाइट सेम है, रेडियस 5 है, हाइट 12 है, तो कोन की स्लांट हाइट कितनी आएगी सचिन, 13। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर यानी कि 5, ब्रैकेट में एच प्लस आर यानी कि 12 + 5 17,
और कोन का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल प्लस आर का मतलब 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 18, ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए 5 पाई से 5 पाई कट गया, 2 से हमारा 18 भी कट गया, कितनी बार, यानी कि आंसर क्या आ गया 17/9। बताओ कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है ना। वैसे भी ऊपर 17 बचना ही था, वो एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। आगे चलते ये बताएंगे भाई। 3540 रुपए की धनराशि को निशा, समीर और रुपेश के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अगर उनके हिस्सों में 760, 190 और 280 रुपए की कमी की जाए तो अनुपात 10:2:9 हो जाता है। समीर का ओरिजिनल हिस्सा कितना है, ये सचिन बताइए। हमारे पास कितने रुपए भाई, 3540 रुपए। 3540 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया, निशा, समीर और रुपेश के बीच, ये ना। तो 3540 रुपए में से कुछ निशा को मिला होगा, कुछ समीर को मिला होगा, कुछ रुपेश को मिला होगा। लेकिन पैसा इस तरीके से बांटा गया है कि अगर निशा के हम कितने रुपए कम कर दें, निशा के शेयर के 760 रुपए कम कर दें, समीर के कितने रुपए कम कर दें, समीर के 190 रुपए कम कर दें, रुपेश के 280 रुपए कम कर दें, तो अब इनके पास जो पैसा बचेगा उसका रेशियो 10:2:9 होगा। तो पूछा है समीर का ओरिजिनल हिस्सा बचा, ये सवाल है ना सचिन, समीर का ओरिजिनल हिस्सा कितना है। तो हमने तीनों के बीच कितने रुपए बांटे थे, 3540 रुपए। हमने, आप बताओ, तीनों के हिस्सों से टोटल कितना कम कर दिया, 760 प्लस 190 950, 950 और 280 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1230। तो 3540 में से 1230 रुपए आप घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे भाई, 2310, यानी कि 2310 रुपए। तो यानी कि अब निशा, समीर और रुपेश के बीच 2310 रुपए बांटे गए हैं, है ना, क्योंकि तीनों के शेयर से मिलाकर हमने टोटल 1230 रुपए कम कर दिया। अब तीनों के पास टोटल 2310 रुपए, किस रेशियो में, 10:2:9 के रेशियो में। तो टोटल कितना आएगा, 10, 2, 12 और 9 21, टोटल आएगा 21। 21 की वैल्यू 2310 रुपए, सवाल में कितने गुना, 21 एकम 21, 2 21 एकम 110 गुना। अगर 110 गुना है तो 2 यूनिट की वैल्यू भी 110 गुना होगी, 2 की वैल्यू 110 गुना आ गई, यानी कि 220 रुपए। कि सवाल में आपसे समीर का ओरिजिनल हिस्सा पूछा है तो मैं केवल समीर पे ध्यान दूंगा। 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 220 रुपए, पर यह आंसर नहीं है भाई। समीर का शेयर 190 रुपए कम करने के बाद 220 है, 190 रुपए घटाने के बाद 220 है। तो समीर का ओरिजिनल हिस्सा क्या होगा, 220 से 190 ज्यादा है, 220 से 190 रुपए ज्यादा कितना होता है, 410 रुपए। 220 में 190 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ गया, 410। बोलो कोई समस्या, ठीक है। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। इन क्वालिटल पी क्यू आर एस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एंड एस मीट एट पॉइंट टी इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। एंगल एस टी आर 44 डिग्री। If the ratio of angle P to Q is 5:6, what is the difference between the angle of Q and P? यार ये बहुत बेहतरीन सवाल है, सिंपल सा, रेलवे के पेपर में कंफर्म आता ही आता है। मैं कंसेप्ट बताता हूं इसके पीछे को, कि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा सवाल क्या खाक करोगे। मान लीजिए एक चतुर्भुज है इस प्रकार से P, Q, R और S। जैसे कि सवाल कह रहा है कि एंगल आर और एस के समद्विभाजक टी पर मिलते हैं। हमने एंगल आर का बाइसेक्टर खींचा और ये हमने एंगल एस का बाइसेक्टर खींचा, ये दोनों एक दूसरे को यहां पे मिलते हैं पॉइंट टी पे। तो ये जो एंगल बन रहा है सचिन, ये आर और एस लगातार एंगल है। किसी भी चतुर्भुज में अगर दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचे जाते हैं तो ये जो एंगल बनेगा, एंगल एस टी आर, इसकी जो वैल्यू होगी, बाकी जो दो कोण बचे P और Q, उनका एवरेज होगी। एंगल P और Q का एवरेज होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है कि नहीं। अब यहां पे बोला है कि दो एंगल, ये जो P और Q है, इनका रेशियो 5:6 है। आपसे पूछा Q और P का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है, 6 और 5 का डिफरेंस 1 यूनिट। तो सवाल में आपसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है। यहां पे एंगल एस टी आर कितना है,
एंगल एस टी आर 44 डिग्री है, तो एंगल पी और क्यू का योग कितना आएगा? एंगल एस टी आर का दुगुना है बचिया। अगर एंगल पी और क्यू का रेशियो 5:6 है तो एंगल पी और क्यू का योग कितना आएगा? 5 + 6। एंगल पी और क्यू का सम होगा 11 यूनिट। 11 की वैल्यू कितनी आएगी? एंगल एस टी आर का दुगुना, यानी कि 44 का दुगुना 88 डिग्री। 11 की वैल्यू 88 डिग्री है, क्यू और पी का डिफरेंस है 1 यूनिट, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 डिग्री। 88/11 आंसर। लेकिन ये बिना चित्र बनाए दिमाग में होना था सवाल। ये बताइए, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान ब्याज 3072 रुपए है, ब्याज की दर 20% वार्षिक है, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यहां एक निश्चित धनराशि पर दूसरे साल का ब्याज दिया, 2 साल का ब्याज नहीं दिया। क्या बोला है? दूसरे साल में जो ब्याज मिलता है वो कितना है? 3072। ब्याज की दर कितनी है? 20% पर एनम। ठीक है बच्चों, आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल क्या है? देखो, बड़ा सिंपल सा नियम है। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो फर्स्ट ईयर में आपको 20% ही ब्याज मिलेगा, है कि नहीं सचिन? सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? अगर ब्याज की दर 20% है तो फर्स्ट ईयर में तो प्रिंसिपल पर ही ब्याज मिलेगा 20%। सेकंड ईयर में जो ब्याज होगा 20% से भी 20% ज्यादा मिलेगा, 20% बढ़ता जाएगा। 20% का 20% क्या होता है? 4। 20 का 20% 4 होता है। तो सेकंड ईयर में 20% से भी 20% ज्यादा, यानी कि कितना ब्याज मिलेगा? 24%। और इसी 24% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? सेकंड ईयर का ब्याज 3072 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 24 एकम 24, 7 7 7 हो गया भैया, ये नहीं 6 7, तो 24 दूनी 48, बच गया 19। 24 8 192 है, तो 1% के लिए 128, 100% कितना आएगा? 2 जीरो लगा देंगे, 12,800 रुपए आंसर आ गया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 13। आयत एबीसीडी के अंदर कोई बिंदु पी है, पीए 98 है, पीबी 91 है, पीसी 21 है, तो आपसे क्या पूछा है? पीडी की लंबाई है सचिन। ये सवाल बस रेलवे के पेपर में ही आता और किसी एग्जाम में आता ही नहीं है। ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, मैं आपको कौन से बता रहा हूं। अगर रेक्टेंगल एबीसीडी के अंदर मान लीजिए कहीं भी कोई पॉइंट पी है, आयत एबीसीडी के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट पी है, इस पी से अगर आप चारों कोनों को मिला दो, चारों कोनों को, तो एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरम बनती है। कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे भाई? कि जैसे पॉइंट पी है तो पॉइंट पी से आमने सामने के जो शीर्ष है ए और सी हैं, इनकी दूरी का स्क्वायर करेंगे, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर। ऐसे ही पॉइंट पी सामने सामने के जो शीर्ष है वो कौन से? बी और डी। क्या आएगा? पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। इनमें आपको हमेशा कोई भी 3 वैल्यू दी जाएंगे और आपसे क्या? चौथी वैल्यू पूछी जाएगी। समझ में है ना भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे यहां पे आयत एबीसीडी के अंदर कोई पॉइंट पी है, पी ए कितना है? 98, तो पी ए 98 का स्क्वायर प्लस पीसी कितना है? 21 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों? पीबी 91 का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर, ये आएगा प्यारे भाई। बस यहां से आपको कैलकुलेशन करके क्या निकालनी है? पीडी की लंबाई निकालनी है कि नहीं सचिन? तो क्या मैच करेंगे? सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट, क्या मैच कर लेते हैं? यूनिट डिजिट। अब यहां पे आप देखो 8 का स्क्वायर 64 का 4 आएगा, यहां पे 21 का स्क्वायर 1 आएगा, तो बराबर यहां भी 91 में 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी कि पीडी का स्क्वायर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या बनना चाहिए? 4, है ना? 4 + 1 और 1 + 4, तभी तो सेम यूनिट डिजिट रहेगा 5 5। तो पीडी जो भी होगा उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 के स्क्वायर में 1 आएगा, 6 के स्क्वायर 36 में 6 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 में 4 आएगा। तो 2 ऑप्शन कट गए, लेकिन 2 ऑप्शन में फंस गए कि इसका स्क्वायर भी यूनिट डिजिट 4 आएगा, 38 का स्क्वायर भी यूनिट डिजिट 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर क्या करें भाई? डिजिटल सम लगा लेते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं बिल्कुल भी इतनी लंबी चौड़ी, है कि नहीं भाई? हम यहां पे डिजिटल सम लगा लेते हैं। 98 यानी कि 9 हटा दो, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 6 4, एक डिजिटल सम आ गया, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, ये डिजिटल सम 0 आ गया। ये 9, 1 का स्क्वायर
1, यानी कि प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये 1 से 1 कट गया, यानी कि पीडी की वैल्यू जो भी आएगी उसका डिजिटल सम क्या आएगा? 0। अब आप बताओ, ये है 42, 42 का डिजिटल सम क्या है? 6। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 36 का डिजिटल सम 9, 36 का डिजिटल सम 9 या 0 एक ही बात है, यानी कि यही वाला आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 38 का डिजिटल सम है 8 3 11 2, 2 का वर्ग आएगा 4 डिजिटल सम, ये आंसर नहीं है ना बच्चे? तो कॉन्सेप्ट आने के बावजूद भी आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ी यहां पर, है कि नहीं बच्चे? वरना आप पूरा स्क्वायर करके घटाओ बटाओ बहुत लेंदी होगा। स्मार्ट बाजार घरेलू सामान पर 14 खरीदें 11 मुफ्त पाएं ऑफर दे रहा है। स्मार्ट बाजार द्वारा दिया जा रहा शुद्ध छूट प्रतिशत कितना? एक तरह का डिस्काउंट ही तो है ये, बताइए। आप स्मार्ट बाजार में सब्जी खरीदने गए हैं, वहां पे लिखा है बाई 14 ककड़ी गेट 11 फ्री ककड़ी, कितना डिस्काउंट है? स्मार्ट बाजार वाले आपको टोटल सामान कितना दे रहे हैं? 14 प्लस 11 25, 25 वस्तु दे रहे हैं, 25 में से 14 का ही पैसा ले रहे हैं, फ्री कितनी है? तो कितना डिस्काउंट हुआ है? 11/25, 1/25 4%, 11/25 आ गया प्यारे बच्चों 44%। आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए, एक ट्रायंगल के शीर्ष दिए हैं एबीसी, इन बिंदुओं से बने ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कीजिए, बताइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही सबसे पॉपुलर सवाल है जो आपके पेपर में आता है। ट्रायंगल भी दे सकता है, चतुर्भुज भी दे सकता है, ठीक है बच्चों? आपके यहां पे ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हैं, इन वर्टेक्स से जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल का क्या बताना है सचिन? एरिया। देखो कई सारे तरीके हैं, पर हमने ऐसे सवालों को करने की एक ट्रिक बना रखी है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं, क्या है कि आप सबसे पहले किसी भी एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या बना लो? 0 0। एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या बना दीजिए? 0 0। जैसे 4 और -6, तो यहां -4 कर दो, यहां +6 कर दो, है कि नहीं? यहां -4 कर दो, यहां प्लस का 6। हर एक वर्टेक्स में -4 और +6 कर दीजिए, -4 और प्लस। बताओ ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0 0। बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 3 -4 -1, -2 + 6 4। ये बताइए 5 -4 +1 2 + 6 8। बेटा जो इस ट्रायंगल का एरिया है ना एबीसी का, सेम वही एरिया इस ट्रायंगल का है। दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सेम। अब इसका एरिया कैसे आएगा? बाहर वालों की गुणा करो, -1 गुणा 8 कितना है? माइनस का, अंदर वालों की गुणा करो 4 एकम, इनका क्या लीजिए? डिफरेंस, और घटा के क्या करना है? आधा। और आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है? पॉजिटिव वैल्यू। -8 -4 -12 का आधा 6, तो पॉजिटिव आएगा 6 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। इससे जल्दी आप इस सवाल को कर ही नहीं सकते, कोई भी तरीका लगा लीजिए, है कि नहीं सचिन? बस एक बार सीखना है। सवाल है आपके सामने बच्चों यहां पर 16, किसी घनाभा, देखिए रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर का सवाल है, मस्त। बच्चे मेंसुरेशन के सवाल देख के घबराते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। किसी घनाभाकार वस्तु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। एक घनाभाकार वस्तु, इसकी लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो कितना है? 6:5:4। उसका वॉल्यूम कितना है? 8,10,000√2 सेंटीमीटर क्यूब, यही है। समझ में प्यारे भाई? आपसे क्या पूछा है? इसका टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया ना भाई? जैसे ही बच्चे इस तरह के सवाल देखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दिया, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं है, इमोशन में आके लंबाई 6x चौड़ाई 5x हाइट 4x मानने लगते हैं। बिल्कुल नहीं मानना। अगर आपको रेशियो दिया है लंबाई चौड़ाई हाइट का किसी भी फिगर का, तो आप कैलकुलेशन रेशियो में ही करेंगे। अच्छा जी, सवाल में आपसे क्या पूछा? एक्चुअल सवाल, एक्चुअल ऑप्शन है। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला क्या है बच्चों बताइए? ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL। तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं ट्वाइस ऑफ LB, LB मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 पंजे प्लस BH, BH का मतलब 5 चौक प्लस HL, HL का मतलब 4 छिन 24 ही आया प्यारे बच्चे। तो 30 + 20 50, 50 और 24 74, 74 दूनी 148, 148।
तो 148 यूनिट आ गया एरिया, 148 स्क्वायर यूनिट होगा ना। तो टोटल सरफेस एरिया भाई जो भी होगा वो 148 का मल्टीपल होगा। 148 मतलब समझ रहे हैं आप, 37 है ना। मैंने जब जोड़ा 30 और 20 50, 50 और 24 74, 74 में क्या आता है 37, यानी कि जो भी आंसर आएगा 37 से कटने वाला होगा, है कि नहीं सचिन? बताओ 37 से कौन सा नंबर कटता है सारे ऑप्शन में? 37 से केवल एक ही ऑप्शन कटता है, बी। ये आंसर है और कुछ हो ही नहीं सकता। 37 एक बहुत स्पेशल नंबर है, क्योंकि 37 का मतलब क्या है, 37 तिया 111। और जैसे ही हमने सवाल के ऑप्शन देखे 666, 666 यानी कि 111 गुणा 6, यानी कि ये नंबर 37 से कट गया। तो फिर ये नहीं कट पाएगा 10 जोड़ के, ये भी नहीं कट पाएगा 10 घटा के, ये भी नहीं कट पाएगा। तो यानी कि सवाल का आंसर क्या हो सकता है केवल, क्योंकि ये एकमात्र ऑप्शन 37 से कट रहा है, 111 गुणा 6, है कि नहीं भाई? तो हमेशा ऐसे सवालों को ऑप्शन से बनाने की कोशिश करो, ऐसे ही निपट जाते। आगे चलेंगे, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 17 बनाइए। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 72 मिनट और 76 मिनट में भर सकते हैं। ए एक खाली टंकी 72 मिनट में भर सकता है सचिन, और बी 76 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, दोनों एक साथ चालू करें। कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे कि हमारी खाली टंकी कुल 54 मिनट में पूरी तरीके से भर जाए? यही सवाल है, बताइए बच्चों। देखिए, मान लीजिए कि जैसे यहां से टंकी भरना शुरू हुई और यहां पे जाके भरी, ऐसे ही है। दो पाइप हैं ए और बी, हमने ए और बी दोनों को एक साथ खोला, हमने पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला। सवाल यह है कितने समय के बाद बी को बंद कर देना चाहिए? कुछ समय बाद हमने बी को बंद कर दिया, लेकिन पाइप ए तो चालू रहा ना, है भाई। मान लीजिए यहां हमने पाइप बी बंद कर दिया, ए तो चालू रहा, जिससे कि हमारी ये पूरी की पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाए? खाली टंकी 54 मिनट में भर जाए। तो आपसे सवाल में पूछा पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद करना चाहिए, ये टाइम आपसे पूछा है ना। इतने मिनट चला के हमने क्या कर दिया, पाइप बी को बंद कर दिया, सही है। अब देखो बेस्ट तरीका जानो, पूरी दुनिया का बेस्ट। हमने दोनों पाइप चालू करे, कुछ टाइम बाद हमने बी बंद कर दिया, ए बंद किया क्या? नहीं। ए तो पाइप शुरू से लेके एंड तक पूरे टाइम चालू है कि नहीं सचिन? यानी कि पूरे के पूरे 54 मिनट तक पाइप ए टंकी भर रहा है। पाइप ए 54 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? पाइप ए पूरी टंकी भरता है 72 मिनट में। अगर पाइप ए पूरी टंकी 72 मिनट में भरता है तो 54 मिनट में भरेगा 54/72। 1 मिनट में भरेगा 1/72। 54 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 54/72, यानी कि कितना? 18 तिया 54, 18 चौक 72, यानी कि 3/4। तो पाइप ए पूरी टंकी का 3/4 भर रहा है, लेकिन पूरी टंकी तो 1 है। 1 में से 3/4 अगर पाइप ए ने भरी है तो बाकी बची हुई टंकी कितनी है? 1/4, यानी कि पाइप बी 1/4 टंकी भरेगा। एक चौथाई टंकी पाइप बी को भर के बंद करना पड़ेगा। पाइप बी पूरी टंकी 76 मिनट में भरता है, तो एक चौथाई टंकी कितने मिनट में भरेगा? 76 से गुणा, यानी कि 19 मिनट। तो पाइप बी को 19 मिनट चला के बंद करना चाहिए। यह बेस्ट सवाल है बच्चों, और बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट तरीका है ही नहीं इस सवाल को करने का, है कि नहीं सचिन? कोई एल्शियम पैल्शियम कुछ लेना, बताओ। बिल्कुल छोटा सा एक लाइन का सवाल। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 7 है। समचतुर्भुज का परिमाप कितना है? समचतुर्भुज का परिमाप आ जाएगा जी 50 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आया? इतनी जल्दी वाकई में आंसर आएगा अगर आपको पता हो कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर। तो जैसे आपके सामने एक समचतुर्भुज या रोम्बस है, अब मैं इसके दो डायगोनल खींचता हूं, तो इसकी खास बात है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं और आधा आधा करते हैं। अब यहां पे दो डायगोनल हैं 24 और 7। अब जैसे ये छोटा वाला डायगोनल 7 है, तो ये क्या हो जाएगा? आधा आधा, 7/2, 7/2, है कि नहीं सचिन? दूसरा डायगोनल है 24, तो ये भी आधा आधा हो जाएगा। 24 का आधा है 24/2, ये भी कितना हो जाएगा? 24/2।
तो क्या आपको यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं दिख रहा? मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा है 7, 24, 25 ट्रिपलेट दिख रहा है क्या आपको? 7, 24, 25 क्या होता है ट्रिपलेट? ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। भाई राइट एंगल है कि नहीं? ये 7 है, 24 है, तो 90 के सामने क्या आएगा? 25। और ये क्या है? बटे, यानी कि इस रोम्बस की भुजा कितनी आ गई? 25/2 रोम्बस की भुजा है। इसका परिमाप क्या आएगा? चारों भुजाओं का योग, यानी कि 25/2 का 4 गुना। 25 चौका 100/2 कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। इतनी आसान सी बात थी। आगे चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 19। हर सवाल के साथ मैंने लिखा है कि ये किस एग्जाम का, इसका सोर्स क्या है। अब ये एएलपी सीबीटी 1 के पेपर में आया है। आप एक कतई ना समझे कि ये सवाल एक एक बार ही पेपर में आए होंगे। ये सवाल सैकड़ों बार पेपर में आए, रेलवेज के ही। ठीक है। आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पे 84 रुपए खर्च किए। पहले वस्तु खरीदी, फिर 84 रुपए की रिपेयर कराई। फिर उसने भरत को 25% लाभ पर बेच दिया। आनंद ने भरत को बेच दिया कितना? 25% प्रॉफिट पे। फिर भरत ने उस वस्तु को आगे बेच दिया कितना? 4368 रुपए में, जिससे भरत को क्या हुआ? 9% लॉस हुआ। सवाल है, भरत को वस्तु बेचने से ठीक पहले आनंद के लिए उस वस्तु की लागत कितनी थी? भरत को उस वस्तु को बेचने से ठीक पहले आनंद के लिए उस वस्तु की लागत कितनी थी? ओरिजिनल लागत नहीं पूछी है वस्तु की, क्या पूछा है? ध्यान से सुनना। पहले बेचारा आनंद एक वस्तु खरीदता है, खरीदने के बाद 84 रुपए उसके रिपेयर पे खर्च करता है ना? यानी कि आनंद के लिए उस वस्तु की टोटल कीमत क्या होगी? पहले आनंद ने खरीदा जिस प्राइस में, प्लस 84 रुपए, ये होगा। तो ये आनंद के लिए टोटल कॉस्ट है प्यारे बच्चों। क्या? टोटल कॉस्ट। अब जब आनंद इस वस्तु को बेचेगा भरत को, तो आनंद जब इस वस्तु को भरत को बेचेगा तो 25% लाभ पर बेचा, तो 25% लाभ जो होगा आनंद को, वो किस पे होगा? टोटल कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट यानी कि जिस कीमत पे वस्तु आनंद ने खरीदी है प्लस 84 रुपए, है कि नहीं? यानी कि आपसे सवाल में आनंद की क्या पूछी है? टोटल कॉस्ट। क्या पूछी है? टोटल कॉस्ट। भरत को वस्तु बेचने से ठीक पहले आनंद के लिए वस्तु की लागत कितनी थी? सही है। तो आनंद ने वस्तु बेची भरत को 25% प्रॉफिट पे, फिर भरत ने इसको आगे बेचा कितना? 9% लॉस पर। कितने रुपए में? 4368 रुपए में। ठीक है बच्चे। तो प्रश्न ये है, आनंद के लिए उस वस्तु की लागत कितनी थी भरत को बेचने से ठीक पहले? टोटल कॉस्ट निकालनी आनंद के लिए। बताओ क्या ये सक्सेसिव नहीं है सचिन? पहले आनंद ने बेचा भरत को 25% प्रॉफिट पे, फिर भरत ने बेचा आगे 9% लॉस पे। सक्सेसिव तो हो गया। आनंद के लिए क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट। पहले 25% प्रॉफिट में बेचा, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 का समान 5 में, है ना? फिर 9% लॉस में बेचा। 9% लॉस का मतलब 91% में बेचोगे, यानी कि अल्टीमेटली 100 का समान कितने में? 91 में। ये होगा ना सचिन? अगर 9% लॉस होगा तो समान 91% में बिकेगा। 91/100, ये किसके बराबर आ गया? 4368। बताइए, कटना तो चाहिए पूरा का पूरा, है भैया। 91 से कितनी बार जाएगा? हालांकि ऑप्शन देख के मुझे तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि ये आंसर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं सचिन? यही होगा ही। 91 से कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों बताओ? 5 बार तो जाएगा नहीं ना, 4 बार ही जाएगा। 4 एकम 4, 4 नाम 36, 364 हो गया ना। 36 36 72, 7 to 8, 7 to 8 यानी कि कितनी बार चला गया? 48 बार। 5 से हमारा 100 कितनी बार चला गया? 20 बार। तो आनंद के लिए उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 48 गुणा 20 चौक, और मैं पहली समझ गया कि जो भी हो आंसर में 0 जरूर आएगा, वो एक ही ऑप्शन है। ठीक ठीक बच्चों। 48 गुणा 80 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 3200 और 640, 3840 रुपए। खत्म। आइए अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 20। बनाइए। जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या में से 40% लोग गांव छोड़कर चले गए। शेष में से 10% लोग नौकरी की तलाश में शहर छोड़कर चले गए। ठीक बच्चे?
यदि वर्तमान में गांव में 1080 लोग रहते हैं, शहर नहीं होगा प्यारे बच्चों, टाउन होगा ये, ठीक बच्चों, वर्तमान में गांव में 1080 लोग रहते हैं, तो प्रारंभिक जनसंख्या का वर्तमान जनसंख्या से अनुपात कितना है? रेलवे ग्रुप डी का सवाल है। एक गांव में पानी की भारी कमी हो गई, जिसकी वजह से 40% लोग गांव छोड़ के चले गए सचिन। फिर बचे लोगों में से भी 10% लोग जो है प्यारे बच्चे चले गए छोड़ के नौकरी की तलाश में। तो यहां पे प्रारंभिक जनसंख्या का इनिशियल पॉपुलेशन और प्रेजेंट पॉपुलेशन का रेशियो पूछा। रेशियो पूछा तो हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। पहले 40% लोग छोड़ के चले गए, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 5 में से 2 छोड़ के चले गए तो बचे कितने? 5 में से 3। फिर बचे लोगों में से भी 10% छोड़ के चले गए, सक्सेसिव है ना ये, रिमेनिंग में से 10% छोड़ के चले गए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 यानी कि 10 में से 1 छोड़ के चला गया, तो बचे कितने? सीधी सीधी गुणा करेंगे, 5 2 50 और 3 नाम, यानी कि गांव में इनिशियल अगर 50 थे तो फाइनली अब प्रेजेंट में कितने बचे? 27। ये तो पूछा है इनिशियल पॉपुलेशन और प्रेजेंट पॉपुलेशन का रेशियो, सीधा आ गया 50:27, खत्म। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 बनाइए। इफ द रेशियो ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए सर्टेन डेटा इज 11:9, किसी डेटा के मोड और मीडियन का रेशियो 11:9, बहुलक और माध्यिका का अनुपात 11:9 है। तो आपसे पूछा है इसके माध्य और माध्यिका का अनुपात बताइए, मीन और मीडियन का रेशियो बताइए। देखो प्यारे भाई, इस सवाल में आपसे मीन और मीडियन का रेशियो पूछा है, ये ना सचिन? ठीक है, अच्छा जी। मीन, मोड और मीडियन, ये 3 चीजें होती हैं, इनमें क्या रिश्ता होता है? इनमें रिश्ता होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। कभी भी इस तरह के सवाल आएंगे हमेशा आपको यही फॉर्मूला लगाना है, इंपेरिकल फॉर्मूला। मोड बराबर क्या होता है? मोड बराबर होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अब जैसे आप एक सवाल को देखो, सवाल में क्या दिया है? सवाल में मोड और मीडियन का रेशियो दिया है, मोड और मीडियन का, यानी कि मोड अगर 11 है तो मीडियन कितना है सचिन? मोड अगर 11 है तो मीडियन 9 है। मोड अगर 11 है तो मीडियन 9, यानी कि आपको सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है? केवल मीन। ठीक बच्चों, मोड अगर 11 है तो मीडियन 9 है। अब आप सोचिए, मोड और मीडियन का रेशियो 11:9 है, रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले में भी रेशियो में कैलकुलेशन कर लीजिए। मोड कितना है? 11। मीडियन कितना है प्यारे बच्चों? आपका 9। मीन यहां से आ जाएगा, बताइए कितना आ गया मीन सचिन? 9 × 27, 27 माइनस 11 कितना आ गया? 16। 16 को 2 से भाग करेंगे तो मीन कितना आ गया? 8। तो जब मैंने कैलकुलेशन करके निकाला तो मीन आया 8। तो मीन 8 है, मीडियन आपको बताया ही गया है 9, तो मीन और मीडियन का रेशियो क्या आ गया? 8 रेशियो, खत्म। चले बच्चों बताइए, सवाल है आपके सामने यहां पर, ये बहुत पॉपुलर सवाल है रेलवे का। 2 दोस्त रुपेश और मंजीत की मासिक आय 5:8 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक हर महीने 84,000 रुपए बचाता है। उनके मासिक खर्चे का रेशियो 1:3 है, तो रुपेश की मंथली इनकम ज्ञात कीजिए। है भाई, देखिए 2 दोस्त हैं, उनका नाम है रुपेश और मंजीत। ये जो पैसा कमाते हैं उसकी मंथली इनकम का रेशियो जो है वो 5:8 है। ठीक है, दोनों लोग हर महीने बराबर पैसा बचाते हैं, 84,000 रुपए। रुपेश की बचत भी 84,000 है, मंजीत की बचत भी 84,000 है, दोनों की बचत सेम है। अच्छा, रुपेश और मंजीत के मासिक खर्चे का एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? एक्सपेंडिचर का रेशियो है 1:3। आपसे पूछा रुपेश की मंथली इनकम बताओ, ये सवाल है। अब आप एक बात सोचो, बचत दोनों की बराबर है। बचत क्या होता है? इनकम माइनस खर्चा, आय में से खर्चा घटाएंगे बचत आएगा। तो इनकम और खर्चे का डिफरेंस सेम बनना चाहिए। ये 5 - 1 4 और 8 - 3 5, ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। है सचिन? 5 और 8 का डिफरेंस कितना है? 3। 1 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2। डिफरेंस सेम करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से। ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, ये आ गया। और नीचे 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया
9, यानी कि 3 रेशियो कितना आ गया 9। अब आप ध्यान से देखना प्यारे भाई, ये सवाल अब सॉल्व हो चुका है। अब रुपेश देखो, रुपेश की इनकम 10 है तो खर्चा 3 है, तो रुपेश की बचत कितनी है फिर 7। मंजीत की अगर इनकम 16 है तो खर्चा 16 में से 9 है, तो बचत कितनी है 16 माइनस 9 7 यूनिट। तो दोनों की बचत सेम आ गई ना 7 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार दोनों की बचत है कितनी भैया 84,000 रुपीज, 84,000 रुपए। बहुत बढ़िया सवाल है। 7 किलो 84,000 है, कितने गुना भाई मेरे 12,000 गुना। तो आपसे पूछा है भाई 12 सत्ते 84 हो गया ना। सवाल में पूछा है रुपेश की मंथली इनकम, रुपेश की मंथली इनकम है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू भी आपका 12,000 गुना आ जाएगी। 10 का 12,000 गुना कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1,20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर है। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 23, रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर का। देखिए ये सब लेटेस्ट सवाल है, अगर आप रेलवे के लिए लेटेस्ट सवालों को जान के रखो ना यहां, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। उसके लिए भाई आपको पता ही होगा कि रेलवे की हमारी गणित की किताब आई है संपूर्ण मंथन। रेलवे की तो प्रीवियस ईयर में भैया हजारों सवाल हैं, लेकिन उसमें से केवल 3600 सवाल हमने छांटे हैं। और यही सवाल आपको लगा ना, रेलवे का जो गणित है एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी और फ्यूचर ईयर में भी इससे बाहर नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि इस किताब में हर क्वेश्चन के साथ आपको क्यूआर कोड मिलेगा, स्कैन करो और सीधा उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन बुक है, डिजिटल बुक पूरी की पूरी। ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, अभी तो आउट ऑफ स्टॉक भी है, आ जाएगी। पी क्यू और आर की सैलरी का रेशियो 10:8:2 है। उनकी सैलरी में 11%, 20%, 35% की वृद्धि की जाती है। उनकी सैलरी का नया रेशियो क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, 3 लोग हैं पी क्यू और आर। पी क्यू आर की सैलरी का रेशियो 10:8:2 है। पी की सैलरी 11% बढ़ती है, 10 को 11% बढ़ाओगे सचिन कितना हो जाएगा 111% है भी। क्योंकि सैलरी 20% बढ़ते हैं, 100% को 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 120%। आर की सैलरी बढ़ते 35%, 100% को 35% बढ़ाओगे तो आर की सैलरी कितनी हो जाएगी बढ़ के 2 का 135%। अब आप मुझे बताओ पी क्यू आर तीनों की सैलरी का रेशियो कितना आएगा। ये आ गया ना, है कि नहीं भाई। देखिए परसेंटेज तो आपका यहां पे कट ही जाएगा है भैया, और ये 10 से भी कट जाएगा, 10 कट गया, ये 0 कट गया, 135 दूनी 270, ये भी आपका कट गया प्यारे दोस्तों, कितना 27। ये आगे फिर से कट गया भैया 3 से 111 37 बार, 3 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, तो 37 रेशियो 32, कौन सा ऑप्शन आ गया सी। 3 से 27 काटेंगे 9 बार, तो यानी कि आगे रेशियो 3 से कट गया प्यारे बच्चे। ठीक है ना, तो बड़ी सिंपल सी बात थी। आइए, एक धनराशि को 10 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि इसे 6% वार्षिक अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो 5700 रुपए अधिक प्राप्त होते। मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल आपको बताना है। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, अगर ब्याज की दर 6% वार्षिक अधिक होती है तो आपको हर एक साल में 6% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है सचिन। अगर ब्याज की दर 6% एक्स्ट्रा होती, हर साल 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता, 10 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता 60%। तो प्रिंसिपल का 60% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। सवाल के अनुसार कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला 5700 रुपए। तो 60% की वैल्यू ही किसके बराबर है 5700 रुपए के बराबर। आपसे प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछी, हो गया ना सवाल खत्म। 60% की वैल्यू 5700, 1% की वैल्यू कितनी आएगी बटे 60, 100% की वैल्यू कितनी आएगी गुणा 100, 20 पंजे 100 और 20 तिया 60, और 3 से चला जाएगा प्यारे बच्चों ये 1900, 1900 पंजे 9500 आंसर है। वैसे भी 57 में 19 है तो 19 का रिश्तेदार तो आना ही था, वो एक ही ऑप्शन था, कौन सा बी। ठीक है भाई, आइए ये बताइए सवाल नंबर 25, इफ द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज √3 times द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट टाइम। इस समय सन का एलिवेशन एंगल क्या है। हाइट जो है वो शैडो का √3 गुना है, सन का एलिवेशन एंगल होगा 60 डिग्री। ये सीधा डायरेक्ट जो है थ्योरम है, सीधा है कि नहीं भाई। मान लीजिए प्यारे दोस्त को ये एक खंबा है, क्या है ये खंबा, और यहां जो है हमारा सूरज देवता प्रकट हो रखे हैं, है कि नहीं। तो होगा क्या कि सन की जो किरणें हैं वो ऐसे यहां आएंगी खंबे से और ये जमीन पे टकराएंगी, है कि नहीं सचिन। और जमीन पे जैसे मान लीजिए यहां टकरा गई तो ये क्या बनेगी शैडो, ये शैडो बन जाएगी ना,
ये शैडो बन जाएगी। तो सवाल में बोला है कि यहां पे खंबे की जो हाइट है वो शैडो का √3 गुना है, यानी कि अगर शैडो की लंबाई 1 यूनिट है तो खंबे की हाइट कितनी है, ये √3 यूनिट। तो ये सन का एलिवेशन एंगल होगा, ये कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री। कि 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, ये रेशियो है ना। तो सन का एलिवेशन एंगल क्या आ गया, 60 डिग्री। बिल्कुल दिमाग में पढ़ते पढ़ते ही हो जाएगा सवाल। करना जरा। सवाल नंबर 26, ये क्वेश्चन है आपके सामने ट्रेन का। थे बच्चों, देखिए मैं हर एग्जाम के बाद बेस्ट क्वेश्चंस कराता हूं, वो तो हो ही गए। बेस्ट क्वेश्चन के अलावा बचे हुए सवाल में इन एग्जाम पेपर में करवा देता हूं, यानी कि छोड़ता कुछ भी नहीं, हर एक चीज करवा रखी है मैंने यूट्यूब पे। सबसे ज्यादा यूट्यूब पे गणित के सवाल करवाने का रिकॉर्ड है मेरे पास रेलवे का। ठीक है बच्चों, आइए। 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही ट्रेन पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 225 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 7.5 मिनट में पार कर लेती है। बहुत बढ़िया। देखिए, एक है ट्रेन पी और दूसरी है ट्रेन क्यू। दोनों ट्रेन कैसी दिशा में चलनी है, समान समान दिशा में चलनी है। जो ट्रेन पी है ये चले 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन पी सेम डायरेक्शन में 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 225 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 7.5 मिनट में पार कर लेती है। ठीक है, आगे सवाल यह है कि विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 420 लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह पार करने में ट्रेन बी को कितना समय लगेगा। आंसर किसमें बताना है, सेकंड में। अब ये अगर ट्रेन पी ट्रेन आर को पार करती है अपोजिट डायरेक्शन में, ये ना सचिन, तो कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा। ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा ना जब आपको ट्रेन पी की लंबाई पता चलेगी, क्योंकि सवाल में ट्रेन क्यू की लंबाई दी है, ट्रेन आर की भी लंबाई दी है, पी की लंबाई पता है नहीं। तो पहले आपको ट्रेन पी की लंबाई निकालनी पड़ेगी पहली 2 लाइन का इस्तेमाल करके। जब ट्रेन पी ट्रेन क्यू को सेम डायरेक्शन में पार करते तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, ट्रेन पी की लंबाई प्लस ट्रेन क्यू की लंबाई। ट्रेन क्यू की लंबाई है 225 मीटर और डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी सचिन, सेम डायरेक्शन में 51 माइनस 22 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 51 माइनस 22 आएगा 29 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, ये आ गया मीटर पर सेकंड में स्पीड गुणा टाइम। टाइम कितना है, 7.5 मिनट। 7.5 मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे, तो 7.5 गुणा 60 कितना आ जाएगा, 450 सेकंड। कितना आ गया प्यारे भाई, 450 सेकंड, ये आ गया प्यारे बच्चों। अब बताइए, हम यहां से देख सकते हैं कि 18 से कट जाएगा, 18 दूनी 36 और 9 18 पंजे 90। आप बोलोगे जी सर, तो ट्रेन पी की लंबाई कितनी आ जाएगी बताइए, ये आ जाएगी 29 गुणा 25 माइनस 225। ये आ गया ना सचिन, 225 उधर चला जाएगा। तो ट्रेन पी की लंबाई कितनी आएगी, 25 कॉमन, सॉरी 29 गुणा 25 पंजे 125 हो गया, सॉरी 25 पंजे कितना हो गया, सॉरी 100। तो 29 गुणा 125 और माइनस 225। अब बताइए 29 की अगर 125 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया, ये बताइए। या फिर यहां से हम क्या क्या ले लेते हैं, पहले 25 कॉमन ही ले लेते हैं। अगर 25 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, 29 पंजे 145 और माइनस का 9। 145 माइनस 9 कितना आ गया, 100। तो 25 गुणा 136 कितना आएगा मेरे पे, 25 गुणा 136 आ जाएगा 3400 मीटर। आपको सर इतनी जल्दी आपने कैसे करा, 136 क्या होता है, 136 4 से कटता है ना, 4 गुणा 34 है ना, और 25 चौका 100, 34 गुणा 100 हो गया 3400। तो पहले आपको यहां से इतना तामझाम करके क्या निकालनी पड़ी, ट्रेन पी की लंबाई। अब एक और सवाल आ गया, ये ट्रेन पी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही 420 मीटर लंबी ट्रेन आर को पार करने में कितना टाइम मिलेगी। फिर से टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। चाहे दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलें अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी डिस्टेंस जाएंगी, दोनों की लंबाई का सम। ट्रेन पी की लंबाई है 3400, ट्रेन आर की लंबाई है 420। तो 3400 प्लस 420 कितना आ गया, 3820 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। देखिए पी की स्पीड तो 51 किलोमीटर पर आवर है, आर की कितनी बोली है, 21 है कि नहीं।
तो 51 प्लस 21 कितना आ गया? 72। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2, 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा, ये आएगा सेकंड में। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 3820 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 191 सेकंड। 191 सेकंड आंसर है, देख लीजिए ए ऑप्शन है। गजब का सवाल, ठीक है ना। तो इसमें आपको कैलकुलेशन भी करनी है, ये 2 स्टेप में जाके ही सवाल सॉल्व होगा, ठीक बच्चों, और कोई रास्ता नहीं है। आइए बच्चे, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 27, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। इफ द मोड ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा इज 45.2, मोड आपको दे रखा है डेटा का 45.2, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 40, क्लास विद इज 10, F1 25, F0 18। तो आपसे क्या पूछा है? F2 का मान पूछा है और आंसर बताना है नियरेस्ट होल नंबर में, निकटतम पूर्णांक तक। समझ रहे भाई? किसी डेटा का अगर आपको यहां पे मोड दिया हुआ है तो मोड निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए ना भाई। बताओ मोड निकालने का क्या फॉर्मूला है? मोड निकालने का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन कितना? ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मोड निकालने का फॉर्मूला है। आपको यहां पे मोड दे रखा है, ये आपको लोअर लिमिट दे रखी है 40 है भाई, और ये क्लास विद आपको दे रखी है, यानी कि H का मान दे रखा है 10, F1 दिया हुआ है, F0 दिया हुआ है, क्या पूछा है? F2। केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आपको कैलकुलेशन करनी है। मोड कितना है सचिन? 45.2। लोअर लिमिट कितनी है? 40 प्लस F1 माइनस F0। F1 माइनस F0 कितना आएगा? 25 माइनस 18 अपॉन 2F1। 2F1 कितना आएगा प्यारे भाई? 25 दूनी 50, 50 माइनस 18 कितना आएगा? 2F1 माइनस F0 करेंगे, 25 दूनी 50, 50 माइनस 18 32 माइनस F2 इंटू H। H कितना है यहां से हमारा? 10, क्लास विद आपका 10 ही आ गया। ये 40 इधर आएगा, 45.2 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5.2 बराबर 7/70 माइनस F2। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो 32 माइनस F2 बराबर क्या आएगा? ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रेलवे का जो पेपर है वो इतना आसान नहीं आएगा प्यारे बच्चों आपका। अब जाके देखो ग्रेजुएट लेवल का पेपर किस लेवल का आया है, ठीक बच्चे। ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए तो आंसर किस में दिया है? अप्रोक्सीमेट बताना है आपको, निकटतम पूर्णांक तक। 70 को 5.2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा प्यारे भाई? ये दशमलव से यहां पे 0 बढ़ जाएगी ना, है कि नहीं सचिन? अगर इसको 4 से भी काट लें तो ये हो गया 175/13, 175/13 है कि नहीं? तो 32 माइनस F2 बराबर, अगर आप 175 को 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 13 एकम 13, कितना बच गया? 4 5, 13 तिया 39, 39 के बाद भी कितना बच गया? 6, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 13 पंजे 65, अप्रोक्स 13.5 है ना। 13.5 क्या आएगा? 13.5 से कम आएगा, है कि नहीं सचिन? 13.5 से क्या आएगा? कम। तो F2 की वैल्यू आएगी 32 में से 13.5 घटाओ तो कितना आएगा? अगर 32 में से हम लोग 13.5 घटाएंगे तो 18.5, लेकिन ये 13.5 से छोटी संख्या घटानी है तो F2 की जो वैल्यू आएगी वो 18.5 से क्या आएगी? हल्की सी ज्यादा, क्योंकि ऑप्शन में एक एक का फर्क है इसलिए मुझे लेना पड़ा। अगर F2 का मान 18.5 से ज्यादा आएगा और आपको नियरेस्ट इंटीजर लेना है, 18.5 से ज्यादा यानी कि मान लो 18.6 आता है, 18.7 आता है, तो उसके नियरेस्ट इंटीजर क्या है? 19, 18 नहीं है। अगर ये 18.5 से छोटा आ जाता, मान लीजिए 18.4, तो क्या लेते आप नियरेस्ट इंटीजर? 18। तो कितनी क्लोज कैलकुलेशन करनी पड़ी, है कि नहीं सचिन? बढ़िया सवाल है। आइए प्यारे बच्चों, एक ट्राइंगल की साइड है 80, 44 और 52 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत एल्टीट्यूड या हाइट की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है? बताइए बच्चों। एक ट्राइंगल की साइड है 80, 44 और 52, 44 सेंटीमीटर लंबी साइड पर जो भी एल्टीट्यूड आएगा, ये दोनों ऑप्शन तो कभी होंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकते। आप बोलोगे सर कैसे? ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, है सचिन? मान लीजिए मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ये साइड है 80, ये है 52 और ये कितनी है? 44।
अब मुझे 44, ये जो 44 सेंटीमीटर वाली भुजा है, इस पर सामने वाले वर्टेक्स से हम क्या डालेंगे, एल्टीट्यूड या शीर्षलंब, ये निकालना है ना। अब आप बताइए राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं सचिन। यहां पे अगर आप देखो 90 डिग्री के सामने 52 है या 90 डिग्री के सामने 80 है, तो इस हाइट की जो भी वैल्यू आएगी वो 80 से भी छोटा आएगा, 52 से भी छोटा आएगा, क्योंकि राइट एंगल में सबसे बड़ी भुजा तो 90 के सामने बनती है। तो 90 के सामने अगर 52 है तो हाइट की वैल्यू तो 52 से छोटी आएगी, यानी कि दो आंसर तो संभव ही नहीं है। यानी कि या तो आंसर बी है या सी है। और आंसर क्या है, बिल्कुल इंटीजर में है, पूर्णांक कोई दशमलव फ्रैक्शन में तो है नहीं। तो आप बताओ ऐसे कौन सी संख्या है जो 52 80 के साथ ट्रिपलेट बनाती हो, कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिपलेट बनना चाहिए। ऐसी संख्या आपको दिख रही है प्यारे बच्चों, यहां पे 48 दिख रही कि नहीं, ये 48 है प्यारे बच्चे। और एक्चुअली प्यारे दोस्तों ये यहां पे चित्री गलत बना हुआ है। ये जो त्रिभुज है ये कोई, अगर आप ध्यान से देखें, ये कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं, ये अधिक कोण त्रिभुज है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे सबसे बड़ी भुजा कितनी है सचिन, 80, ये कितनी है 52, ये कितनी है 44। अगर आप 52 देखो कि ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी पहचान है कि सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी 2500, ये भी लगभग 2000 के करीब अगर आप मानो तो 6400 तो बड़ा ही आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। यानी कि कैसा ट्राइंगल था ये, अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि यहां आप जब ट्रिपलेट लगाओगे तो सेट नहीं हो रहा। अगर आप प्यारे दोस्तों यहां हाइट डालोगे तो कैसे डालनी पड़ेगी, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे कि नहीं सचिन, ऐसे करके। ये हाइट होगी 44 सेंटीमीटर पर, केवल एक ही ट्रिपलेट बनता है 48। आप कहोगे सर कैसे, भाई 90 के सामने 52 है, 52 में क्या आता है 13, ये 48 को 4 से भाग करेंगे क्या आता है 12, 5 12 13 ट्रिपलेट पढ़ा है सबने, 5 12 13 का कितने गुना हो रहा है 4 गुना, 12 का 4 गुना 48, 13 का 4 गुना 52, तो यहाँ 5 का 4 गुना कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है सचिन। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल देख लू, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये 48 है और ये 80 है, 48 और 80 किससे कट रहा है भैया आपका, 16 से, हैं किससे कट रहा है, 16 3 48, 16 पंजे 80, तो 16 चौका 64, 3 4 5 का ट्रिपलेट है, किसका ट्रिपलेट है 3 4, 16 से कट रहा है, 16 3 48, 16 पंजे 80, 16 चौका, तो यानी कि यहां से यहां तक 64 आना चाहिए। अब आप खुद देख लो, ये भुजा है 64, ये 20, तो कितनी बची 64 माइनस 20, गजब सब सेट है कि नहीं। तो बिना ट्रिपलेट की नॉलेज के इस सवाल को जल्दी कर पाना संभव ही नहीं है ना, कि बेसिक से आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, फिर एरिया बराबर क्या होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, फिर हाइट निकालो, लंबा हो जाएगा ना। अगर आपको ट्रिपलेट की नॉलेज है तो ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत, ठीक है सचिन। इस सवाल में सीधा आप देखते कि भैया यहां आंसर 94 61 तो है ही नहीं, 90 के सामने क्या आएगा 52, 52 का क्योंकि ट्रिपलेट 49 के साथ बनता है, नहीं बनता, इसलिए आंसर क्या हो सकता है, खत्म। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना बच्चों। आइए अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 29। व्हाट इज द मोड ऑफ द डेटा, इस डेटा का आपको मोड बताना है। बहुत बढ़िया, अभी मोड निकालने का हमने फॉर्मूला भी बताया था, है ना। मोड निकालने का क्या फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मोड निकालने का फॉर्मूला है। ग्रुप्ड डेटा आपको दिया, इसका मोड कैसे निकालते हैं, यहां है लोगों की एज और ये है नंबर ऑफ पेशेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी है। तो जहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो प्यारे बच्चों 36 29 35 22 18 38 26, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां पे, इसे बोलते हैं मॉडल क्लास। ये आपकी F1 की वैल्यू है, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसे, मॉडल क्लास। ठीक बच्चों, ये मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 70, तो आंसर 70 और 80 के बीच में आएगा, सारे ही ऑप्शन है। F1 से जो जस्ट पहले वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F0, F1 के जस्ट आगे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी F2। 20 30 30 40 40 50 में 10 10 का गैप है, तो ये जो क्लास इंटरवल है प्यारे बच्चे ये होता है आपका H। इसकी वैल्यू कितनी रखी सवाल में 10, ठीक है ना। अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दो,
लोअर लिमिट कितनी है 70, F1 कितना है प्यारे बच्चों आपका 38, एफ नॉट है 18, 38 माइनस 18 20, नीचे क्या आएगा 2F1, 38 दूनी 76 माइनस 18 माइनस F2 कितना 26, 18 और 26 कितना आ गया प्यारे बच्चों 44, 76 में से अगर आप 44 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 76 माइनस 44 आ गया 32, 32 आ गया ना, इंटू H कितना है 10, तो 70 प्लस ये आ गया 200/32, 200/32 यानी कि 8 से कट गया प्यारे बच्चों आपका 25/4, 25/4 यानी कि 6.25, तो 70 में 6.25 अगर आप जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 76.25। ये आपका मोड आ गया कि देखो कितना अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो कभी भी मोड निकालने के लिए सवाल आए, ये नंबर ऑफ पेशेंट रोगियों की संख्या, ये फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी F1, उससे पहले F0, उसके आगे F2। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट L हो गया, ये क्लास इंटरवल 10-10 का है, सारी वैल्यू फॉर्मूले में रखो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। आगे चलते हैं, आखिरी सवाल इस टेस्ट का, और मैं कह सकता हूं कि कई सारे सवाल डायरेक्टली आपको पेपर में अकेले जो है टेस्ट से देखने को मिल जाएंगे। एक स्क्वायर का एरिया 5184 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है भाई। इसका परिमाप एक समषटभुज के परिमाप के बराबर है। इस वर्ग का जो पेरीमीटर है वो एक रेगुलर हेक्सागन के पेरीमीटर के बराबर है। रेगुलर हेक्सागन का एरिया ज्ञात कीजिए। आप रेगुलर हेक्सागन समझते हैं भाइयों, ये होता है समषटभुज जिसमें 6 भुजाएं और 6 की 6 क्या हो बराबर। ये रेगुलर हेक्सागन है। अगर आप देखेंगे तो रेगुलर हेक्सागन प्यारे बच्चों कुछ नहीं होता, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, हो गया रेगुलर हेक्सागन का एरिया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में क्या आता है √3, यानी कि √3 वाला आंसर होगा। ये आंसर तो कभी होंगे ही नहीं, आंसर या तो बी है या डी है। जब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो 6 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं सचिन। 3 4 7 3 10 2 कट रहा है, 4 5 9 3 6, दोनों ही ऑप्शन कट रहे हैं यहां तो, ठीक है बच्चों। सॉल्व कर लेते हैं एक बार, 4 3 7 2 9 3 12, दोनों ही ऑप्शन कट रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताओ, एक वर्ग का क्षेत्रफल 5184 है, किसका स्क्वायर का एरिया, तो इस स्क्वायर की भुजा कितनी आएगी। अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 5184 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस वर्ग की भुजा कितनी आएगी 5184 का अंडर रूट है कि नहीं सचिन, बताओ इसका अंडर रूट क्या आएगा। 70 का वर्ग होता है 4900, 70 से बड़ा आएगा। 75 का वर्ग होता है 5625, उससे छोटा आएगा। एंड में 4 भी आना चाहिए, 4 किसके एंड में आएगा भैया 72, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 72 आ गया। ये होती है टेक्निक, कोई मैंने जहां पे वो मेथड नहीं लगाया। ये वर्ग की क्या, ये भुजा, तो वर्ग का पेरीमीटर क्या आएगा प्यारे बच्चों, वर्ग में 4 भुजाएं होती है, वर्ग का पेरीमीटर क्या आएगा 72 गुणा 4। सवाल कह रहा है कि वर्ग का जो परिमाप है समषटभुज के परिमाप के बराबर है। भाई रेगुलर हेक्सागन की साइड अगर ए है तो रेगुलर हेक्सागन में कितनी भुजाएं 6, तो रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर कितना आएगा 6a, और 6 से हमारा 72 कितनी बार कट गया, कितनी बार कट गया 6 से 72 आपका 12 बार, यानी कि 12 चौक 48। तो यहां पर रेगुलर हेक्सागन की साइड जो आ गई ना प्यारे बच्चों वो आ गई है 48। तो आंसर 48 में क्या आता है 3, तो आंसर जो आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल जैसे 4 3 7 2, ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हुआ डी। आपको किस सर कैसे, कि अगर आपको इस रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना है तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लेंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 भुजा का वर्ग, √3/4 कितनी रेगुलर हेक्सागन की साइड 48, 48 का 48 में क्या आता है 48 मतलब 16 3 48, 3 आता है, तो 3 का वर्ग 9। अब 9 तो कटेगा नहीं ना नीचे से, यानी कि आंसर क्या आएगा 9 से कटने वाला। 9 से कटने वाला ये नंबर नहीं है, 20 लिए हट गया, तो आंसर क्या रहा डी, खत्म है कि नहीं प्यारे बच्चों। पूरी कैलकुलेशन की आपको कोई जरूरत नहीं, पर सवाल अच्छा है और बहुत ज्यादा जो है रेलवे के पेपर में आया भी है, ठीक बच्चों। इसी के साथ ये टेस्ट समाप्त हुआ प्यारे बच्चों। कैसे लगे आपको सवाल मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर कोई बच्चे इस लेवल के सवालों को नहीं कर पा रहा है तो उसका एनटीपीसी में सिलेक्शन होना असंभव है,
है ना, कि रेलवे के एग्जाम में गणित का वेटेज बहुत ज्यादा है और गणित बहुत अच्छे लेवल का आता भी है ना। तो आपको इस लेवल की तैयारी चाहिए। अगर नहीं है प्यारे बच्चों तो कोई फायदा नहीं पेपर देने का। पहले आप अपना बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग करो। बच्चे फॉर्म भरते हैं, पेपर देने पहुंच जाते हैं बिना कुछ पढ़े, लगता है उन्हें ऐसी सिलेक्शन हो जाएगा। पहले रेलवे की 5 महीने घर पे बैठ के तैयारी करी जाती है, चाहे वो आप यूट्यूब से करें चाहे बैच से करें। बैच में क्या कि सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाता है। तो हमारी रेलवे की नई क्लास शुरू हो रही है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। सभी सब्जेक्ट हम सभी चारों टीचर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका फाउंडेशन वीक है। ठीक बच्चों, चलिए ऐसे ही मैं और टेस्ट कराऊंगा आपके एग्जाम तक। धन्यवाद।